विवेक जी, आपकी खास बात ये है कि देश के 80% आबादी जिन चीज़ों पर आधारित है, कृषि आधारित व्यवस्था पर, आप उसके परिप्रेक्ष्य से देश का चिंतन करते हैं। लेकिन समस्या भूमंडलीकरण के कारण कह लीजिए जो भी है कि विकास ट्रिकल डाउन थ्योरी जैसा आप वही तो मानते हैं। महा अशास्त्रीय है, अनसाइंटिफिक है, प्रूवन फेल्योर है। पिछले 20 वर्षों में दुनिया का आप नज़ारा देख लीजिए। दुनिया में पहले 65 करोड़ लोग 20 साल पहले $1 से कम में ज़िंदगी चला रहे थे। आज दुनिया के 700 करोड़ में से 135 करोड़ लोग हैं। आज 80% संपदा 20% हाथों में है। 20 साल पहले 70% थी। आज बीमारियों का हिसाब देख लीजिए। तो आज तो बड़े बड़े देश ही अपने हेल्थ केयर में अब असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। आतंक का क्या हाल है देख लीजिए। नेशन स्टेट्स बिखर रहे हैं देख लीजिए 20 वर्षों में। इसलिए हम निष्पक्ष आकलन अगर करते हैं तो ये बाजारवाद कुछ लोगों को फायदा और बहुजन को इसका कष्ट, यही तो विरासत में दे गया है 20 साल में। लेकिन आर्थिक उदारीकरण तो देश की मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? भारत को दुनिया की जितनी जरूरत है, भारत की जरूरत दुनिया को ज्यादा है। एक तो ये समझने की जरूरत है। ये कैसे? दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत बिना दुनिया के भी भारत अपना काम चला लेगा, ऐसी कोई आवश्यकता। स्वावलंबन की स्थितियां इतनी परफेक्ट हैं भारत में, यहाँ के जियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, यहाँ की भौतिक संपदा के कारण, यहाँ की खनिज संपदा के कारण, यहाँ की सामाजिक पूंजी के कारण। आज भी ये बड़ा विदेशी और पैसा कहाँ से आएगा आप जो पूछ रहे हैं, आया कितना है कोई बता दे। एफडीआई का रोल पूरे कैपिटल फॉर्मेशन में 7% है। किसकी बात कर रहे हैं? घरेलू बचत के कारण हम अभी तक भी जिंदा हैं। भारत, हमारा पब्लिक सेक्टर का कहाँ पर है सेविंग्स? कुछ नहीं है। कारपोरेट सेविंग्स वाला कितनी है? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना है? गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट पड़ा हुआ है। खेती एंड एलाइड सर्विसेज में तो एम्प्लॉयमेंट है। हमारे देश को हम अपने ढंग से अगर देखते हैं, एफडीआई का बहुत छोटा रोल है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ, सेंसेक्स उछलता है कि गिरता है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसे इतनी प्रभावित मानी जाए? क्योंकि अरे यार, कुल मिलाकर के 6% भी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इसलिए तय करिए ना कि तरक्की का मतलब क्या। तरक्की का अगर ये मतलब है कि हर बच्चे को रोज आधा किलो दूध, आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल रोज मिले, तो तय तरक्की का सवाल इस बात से होगा कि दाल कितनी खपत हो पा रही है किसकी, प्रोटीन का क्या हाल है, बैलेंस्ड डाइट का क्या हाल है। अरे साहब, कार्बोहाइड्रेट्स आप एग्रीकल्चर में बढ़ा रहे हैं, दलहन और तिलहन, आप 70% तेल आयात कर रहे हैं। बात तो इस पर आएगी ना। आयात तो मिल्क प्रोडक्ट से भी विदेशों से कर इसलिए क्या कितनी जरूरत है तय करिए ना, और उसका रास्ता तो निकालिए। इसलिए फिर से वही आएगी कि कृषि गौपालन पर आपका ध्यान, कृषि का मतलब हुआ बलराम, गौपालन का मतलब हुआ कृष्ण, भारत की तासीर का हिस्सा है। तो आपका मानना है कि नीति शास्त्री जो इस सरकार के हैं वो नाकाम है देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को समझने की? नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भारत के बारे में और समझना पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था सामाजिक पूंजी, जिसमें परिवार, परिवार की माता, गृहिणी जिसको कहिएगा, और उसके साथ में बचत का संस्कार और आपस में लेन देन, रिश्तेदारी और नातेदारी का जीवंत रहना, पूंजी उसमें से बन रही है। हमारे देश का डोमेस्टिक सेविंग 33% है लगभग, कहीं दुनिया में किसी देश का नहीं है। हम अपनी स्वॉट एनालिसिस, मेरा फिर यही कहना है, हर देश के विकास का अपना रास्ता होगा, तो स्वॉट एनालिसिस तो कर लीजिए। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। वो तो हुआ नहीं, और जो पश्चिम वाक्यम प्रमाणम कर दिया वो भुगतने हुए हैं अपने सामाजिक रिश्ते को लेकर के। हम उनके रास्ते पर चलेंगे, अंधों के पीछे चल करके रास्ता हम ढूंढेंगे भला?
लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब विश्व अर्थव्यवस्था की या दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं की एक दूसरे पे अंतर निर्भरता बढ़ रही है, आपको तकनीक का आयात किस करना हद है, हाँ ठीक है, दवाओं का आयात करना है, आपको दूसरे हाँ तय सेक्टर्स करिए को ना विकास कितना करने है, का मौका देना है। आप दिमाग से संतुलित होकर तय करिए कि जरूरतें क्या हैं, तब समझ में आएगा। हाइप तो जरूरतों का क्रिएट बहुत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये उनके लिए पश्चिमी देशों के द्वारा हमको ठगने की दिशा में माहौल बनाया जा रहा है। हमारी ज़रूरतें क्या क्या हम तय करेंगे ना, और इसी पर कह रहा हूँ हमारी प्राथमिकता क्या है हम तय करेंगे ना। इसलिए मैंने संक्षेप में कहा था कि भैया बच्चे को आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध रोज मिले, ये है अगर विकास का क ख ग, तो फ्रेम वैसा हम बढ़ेंगे। और अगर हम सोचेंगे फॉरेन एक्सचेंज हमको चाहिए, एक और ढांचा बनेगा। क्या चाहिए? एक्सपोर्ट हमको करना है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट करना, किसका नहीं करना, वैल्यू एडिशन कैसे हो जाए प्रोडक्ट का, तब तो एक्सपोर्ट हमारे लिए फ़ायदे का होगा। मूल आप रिसोर्सेज को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा निर्यात बढ़ गया। ये मैं केवल अभी की सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ, हम एक ये हमारे सैद्धांतिक देश बात कर रहे हैं। में देश की आज़ादी के अर्थव्यवस्था बाद से लेकर अब तक कमोबेश थोड़ा बहुत पैबंद लगाकर चीज़ें ये चलती गई हैं। इसलिए भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारत जैसे सांस्कृतिक परंपरा की बात है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेस्ट्रेन्ड कंजम्पशन, संयमित उपभोग, ये भारत की परंपरा है। लेकिन जो विश्व भौतिकवाद की दौड़ है उसमें इसमें हम उनके पीछे चले या हम उनको रास्ता दिखाएं, भारत का मौका है। परिवर्तन एक संसार का नियम है। आप भी मानते हैं, आप भी व्यवस्था परिवर्तन हर परिवर्तन प्रगति नहीं होता, ये भी संसार का नियम है। ये भी सही है, लेकिन परिवर्तन का लक्ष्य, परिवर्तन की दिशा, भूमंडलीकरण से लड़ने के लिए एक स्पष्ट आर्थिक नीति होनी चाहिए। जब आप भी पूंजीवादी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बीजेपी के पार्टी के रूप में, आप मतलब आपकी पूर्व पार्टी बीजेपी उसी में बात विश्वास करती है पूंजीवादी लोकतंत्र में, तो जरिया क्या है? एफडीआई के अलावा क्या जरिया है? एफडीआई तो उपाय है ही नहीं है। एफडीआई तो केवल बंधन है, वो भी थोड़े समय का। वो भी एफआईआई लोग आएंगे और क्विक मनी करके चले जाएंगे। वो हमारी प्राथमिकताओं को तो देखेंगे नहीं, हमको अपनी प्राथमिकताएं देखना चाहिए ना, मेरा ये कहना है। वो तो वहीं आएंगे, आप कितना भी ढिंडोरा पीट लीजिए, सबमिट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट समिट और फलाना, पैसा वहां वो लगाएंगे जहां से जल्दी मुनाफा खींचकर चले जा सके, वहीं लगाएंगे जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे। आपकी जरूरत से थोड़े चलेंगे, इसलिए हम अपनी जरूरत तो समझ लें पहले। वो सोचा नहीं और उनके कहने पर हम कर रहे हैं। जुकरबर्ग को हम फैसिलिटीज देंगे कह रहे हैं। अरे भैया, उनसे तो पहले टैक्स तो वसूलो, 6% कॉर्पोरेट टैक्स तो ले लो, ग्रीवांस ऑफिशियल तो अपॉइंट करने को कहो, सर्वर भारत में लगाने को कहो, इन सारे सोशल मीडिया और नेटवर्क एजेंसीज को, तब तो हमारे कंट्रोल में चीजें रहेंगी। तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करके, धन के द्वारा नियंत्रित करके देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल करने लगी भयावह तरीके। इसीलिए और हम लोगों ने इसीलिए इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे और हम लोगों ने कहा भी, एक बात छोटी सी बात मान ले कि कम से कम भैया प्रत्याशियों को कोई ऑथेंटिक आईडी तो रहे, उस पर से चलने वाले प्रचार का तो नियंत्रण हो सके। अब पहली बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों का चेहरा भी ईवीएम पर लगाने का तय किया है। ये मांग आपने ही रखी, ये अच्छी बात हुई। ऐसे भी बहुत करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि दलों की आंतरिक स्पर्धा में कई बार दल सही बात सोचते और प्रतिबद्ध होने के बाद भी अकेले एक अलग सा रास्ता जिसमें वो अकेले पड़ जाएं, अपनाने में संकोच करते होंगे। सरकार में भी जब ये राजनीतिक पार्टियां आती हैं तो उसी पुराने ढर्रे को इस्तेमाल करती हैं। सब एक दूसरे का यही इस्तेमाल करते हैं, भैया तुमने भी वही किया था। और ये नई बात जवाब होता है। और नई बात कहेंगे तो कहेंगे कि तुम तो थे, तुम क्यों नहीं किए। जब आज कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके बदले में दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इसका मतलब खुद स्वीकार किया जाता है। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है ना, आरोप और सफाई की तो स्थिति नहीं, इसलिए और कुछ सोचना पड़ेगा। आपने भी एफडीआई की बात की और निवेश की बात की, अर्थव्यवस्था, उसमें एक छोटा सा एक बिंदु है कि यार रक्षा उत्पाद तैयार करने के लिए जो एफडीआई लाई जा रही है, ये इसको लेके आपका क्या सोचना है? क्या पहले तो तय हो क्या रक्षा उपाय का, प्रोडक्शन का, किन
औजारों या किस टेक्नोलॉजी को आप ले रहे हैं। हमेशा का नियम है, देखिए, परचेस ऑफ टेक्नोलॉजी वन टाइम, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है देश की दृष्टि से बनस्पत स्पेयर पार्ट्स पर उन पर हम निर्भर रहे हमेशा के लिए। नीति के आधार पर ये अगर वाक्य समझ में आ जाए, तद अनुसार कौन सा फील्ड और कितना और टेक्नोलॉजी कहाँ हमको मिल रही है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की क्या व्यवस्था है, हम अपनी सॉवरेनिटी के साथ साइकोलॉजिकली भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस सब के पीछे कारण है, मैं मानता हूँ कि भारत में जितनी प्रतिभा है उसके प्रति विश्वास, ट्रस्ट, ये ज़रूरी है। बाकी के लोग बड़े जानकार हैं, हम मानो बेवकूफ़, उल्टा उनका भी जानकारी के आधार हमारे ही लोग हैं। हम अपने लोगों को तो समझ लें तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। उल्टा है, हमको दुनिया को राह दिखाना है भैया, स्थिति अब ऐसी आ रही है, उनके पीछे चल करके हम क्या रास्ता दिखाएंगे। यानी आपका कहना है कि बीजेपी की जो विचारधारा थी वो किताबों में धरी रह गई, और जब ये व्यवस्था में बीजेपी आई व्यवस्था बनाने, तो उसने कोई भी सिद्धांतों का पालन नहीं किया, अपने मूल्यों और नैतिक। मैंने इस पर बहुत विचार नहीं किया पार्टी के संदर्भ में, मैंने अध्ययन भी नहीं किया। मैंने बहुत एकात्म मानव दर्शन तो पढ़ा, आगे अब 50 वर्ष उसके अगले वर्ष। तो आपको लगता है एकात्म मानव दर्शन के हिसाब से सरकार चल रही है, व्यवस्था चल रही है? मैंने इसका आकलन न किया, न करने की ज़रूरत समझता हूँ। बाकी लोगों का काम है, हम अपने ही काम में इतना पा रहे हैं कि बहुत हमको ये करना वो करना। हम कम पढ़ रहे हैं, हम अभी कम पढ़ रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर ही है तो स्मॉल एंड लैंड होल्डिंग्स प्रॉफिटेबल हैं, ये सिद्ध करना पड़ेगा। लो कॉस्ट, लो कैपिटल, मल्टी क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप एग्रीकल्चर ज़्यादा बेनिफिशियल है भारत के लिए, हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे ही गायों के संदर्भ की उपयोगिता के संदर्भ में हमको सिद्ध करना पड़ेगा। अब गाय के दूध का ठीक विश्लेषण, उसमें भी विदेशी नस्ल की गाय, भारतीय नस्ल की गाय, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में पली बड़ी रहने के कारण A2 मिल्क है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और चीज़ें हैं जो उपयोगी है मनुष्य। आपकी बातों में आदर्शवादी पुट और भावनात्मक पुट है। इस बाजारवाद का जाने को ढिंढोरा ये तो ढह रहा है, इसमें नक्कार खाने में नहीं, उल्टा ये ढह रहा है। परेशान है अमेरिका, इनका लीडर। यूरोप बिखर रहा है, आप देख रहे हैं। ग्रीस का क्या हाल हुआ, ब्रिटेन का क्या हुआ, सब आप देख रहे हैं। अरे वो जमाना गया जब मियां खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। आप जो रचनात्मक काम कर रहे हैं, इस सामाजिक और व्यवस्था संबंधी बदलाव के लिए जो सकारात्मक प्रयास हो सकते हैं, उसकी दिशा क्या हो, लेकिन इसका तो बड़ा पक्ष राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। जब आप उस राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ किसमें देख रहे हैं आप वर्तमान? वो भी मैं मानता हूँ कि समाज के अंदर से ही चेतना और समझ वही राजसत्ता पर भी उपयुक्त दिशा में दबाव दे पाएगी। नहीं तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, मगर जो रुझान बदल होना चाहिए उसके लिए समाज का आधार जरूरी है। जिस तरीके की आप शांतिपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, रचनात्मक क्रांति, इसमें तो सदियों लग जाए ना। बिल्कुल नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में, उस दिशा में प्रगति हो रही है। जैसे अभी छोटी सी बात, अभी मैं 2-3 नवंबर को बीजापुर में 1 लाख जन से ज़्यादा लोगों को समाविष्ट करने वाले और प्रभावित करने वाले रचनात्मक प्रकल्पों के प्रमुखों को हमने इकट्ठा किया है, और 123 लोगों की सूची बनी। अभी आएंगे लोग। बहुत तेजी से लोग समझ पा रहे हैं कि राजसत्ता पर अत्यधिक निर्भरता कल्याणकारी नहीं है, और वो हम उसको बार बार कोसें इनको उनको और कोस करके लेकिन ये तो पलायन नहीं है कि आज राज्य सत्ता जन सत्ता के विरोध में खड़ी है, उसकी नीतियां जन सत्ता विरोधी हैं। मैं ऐसा उल्टा मानता हूँ। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट की स्थिति में नहीं है, ग्रे है बहुत एरिया। इसलिए आप 2 रास्ते हैं आपके। ठीक है, आपको लगता है अंदर से आपको करना, आप करिए। मुझे लग रहा है कि मैं बाहर से ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा निरंतरता की ओर बढ़ पाऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ। तो आप अंदर से करना चाहते हैं बदलाव की राजनीति, करिए ना। और वहाँ की जो अड़चने हैं
आप मेरे साथ बात करेंगे तो शायद उन अड़चनों को मैं भी बता पाऊंगा आपको। इसलिए मेरा संवाद सबसे है, जो अंदर भी हो या बाहर। गोविंद जी, आपकी बातों में आदर्शवादी पुट और भावनात्मक पुट है। इस बाजारवाद का जाने को ढिंढोरा ये पीट तो ढह रहा है, इसमें नक्कार खाने में नहीं तीती की उल्टा है, आवाज की उल्टा तरह। ये ढह रहा है। परेशान है अमेरिका, इनका लीडर। यूरोप बिखर रहा है, आप देख रहे हैं। ब्रिटेन ग्रीस के का क्या हाल हुआ, नतीजे ब्रिटेन का क्या हुआ, सब आप देख रहे हैं अब। अरे वो जमाना गया जब मियाँ खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वो इधर उधर देख रहे हैं कि कोई तारनहार उनके लिए है क्या। बहुत बदल गया है ज़माना। इस बदलते ज़माने के रुख को हम पहचानें और अपनी भूमिका तय करें देश की। भारत को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है। इसलिए भारत पहले अपने जन में कुपोषण से तो मुक्ति ले ले। इसलिए मैंने बार बार कहा वो बच्चे वाली बात कि हर बच्चे को रोज़ का दूध, सब्जी, फल आधा आधा किलो मिलने की स्थिति बने। विकास का क ख ग है। कमाल कर लेंगे हमारे लोग। आज भी दुनिया भर में आप अगर ब्रेन पावर की बात कहेंगे, भारत डोमिनेट्स। कल्चरली भारत डोमिनेट्स। आज भी सोशली परिवार व्यवस्था कहीं कायम है तो भारत में है। अरे भैया, सोशल कैपिटल एंड कल्चरल कैपिटल, और आगे ये मार्केटवाद का कैपिटल ट्रेड का युग खत्म हो रहा है। उसको गैप को भरना है भारत को सोशल कैपिटल और कल्चरल ट्रेडिशंस के आधार पर। तो उसके लिए तो उनको अध्ययन करना, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्थाएं, ये सब चीजें तो अर्थतंत्र से होंगी ना। उल्टा है। और आप कॉर्पोरेट सेक्टर को हमेशा वो सब आराम से हो जाएगा। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता है हम आराम से कर लेंगे। अब जैसे अब बुलेट ट्रेन उदाहरण के लिए, अब बुलेट ट्रेन से आप करेंगे और 1 लाख करोड़ रुपया लगाइएगा, उससे अच्छा है एयरपोर्ट्स वर्क थोड़ा बेहतर कर दीजिए। बुलेट ट्रेन का जितना किराया संभावित होगा उससे कम में तो प्लेन में शायद जाना संभव हो जाएगा साहब। जितना पूंजी उसमें लगा रहे हैं उसका भी आप प्रॉफिट देख लीजिए, उसका जो और कैलकुलेशंस हैं आप देख लीजिए। तो भैया हवाई जहाज को बढ़ाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, और बुलेट ट्रेन से फायदा क्या हुआ। दरअसल एक राष्ट्रीय विकास के प्रतीक के रूप में भी फिर वही बात है। इससे प्रतीक किसको मानते हैं आप प्रतीक ये मानिए ना, हमारे देश में किसी भी प्रकार का कुपोषण नहीं है। हमारे देश में लाइफस्टाइल डिजीजेस पर हम काबू पा चुके हैं। योग दिवस का तो परिणाम ये आना पड़ेगा। इसलिए सिंबॉलिज्म की ओर केवल मत जाइए, प्रतीकों की तरफ। जो आप प्रतीकों का होना वो भी स्वस्थ प्रतीक हो जाए, भारत के अपने प्रतीक हो जाए। बुलेट ट्रेन हमारा कहाँ प्रतीक है? काशी का क्योटो बनना हमारा कहाँ प्रतीक है? काशी जो संस्कृति धानी है, काशी में जो विद्वत परंपरा है, काशी में वो कैसे रिजुविनेट हो जाए? सारे मॉडर्न साइंसेस वहाँ से क्यों न बने? उसके वहाँ से जल परिवहन की एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है जिसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड सहयोग देगा। कॉरपोरेट वो किनके लिए? ऑस्ट्रेलिया से कच्चा माल कोयले का सीधा जो अभी ट्रक वक्त से लाया जाता है बंदरगाह से, वो सीधा ला दिया जाए बनारस इलाहाबाद तक। इसलिए ना हम किस बात के लिए कर रहे हैं, दूसरे के दिमाग में क्या है? उन ठगों के विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन से हम अपना रास्ता क्यों तय करें? गंगा जी बचें, जरूरी तो ये है। उसके लिए गंगा जी में पानी रहे, परिवहन तो उसके अगली बात होगी ना। और परिवहन के ठीक ढंग के निर्वहन की व्यवस्था नहीं की, उसके साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? अभी गंगा सागर का क्या हाल है? अंदर घुस गया नदिया तक समुद्र। गंगा सागर पर खड़े हो जाइएगा, वहां पर आपको गंगा जी नहीं मिलती। इसलिए आप तय करिए ना, भारत को भारत बनाना है तो गंगा जी और गौ माता के बिना भारत भारत कहाँ है? हम कार्बन कॉपी, फोर्थ कार्बन कॉपी बनाएंगे यूरोप के सड़े गले शहरों की। आज जहां आज भी मैंने 5000 फ्रेंड्स हो जाएंगे फेसबुक में और पड़ोसी से बातचीत बंद है। कौन सा हम विकास चाहते हैं? तो आपका कहना है कि जो कैपिटलिस्टों की कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं की जा सकती है, उसमें प्रमाणित है। आपको उद्योगपतियों पे भरोसा नहीं है, जबकि कई विकास योजनाओं में उन्होंने मोदी जी के सामने वादा किया है, कसम खाई है, प्लेस किया है। बहुत बार हम प्लेस सुन चुके हैं बहुतों का। और अंत में क्या रहता है देखिए, जो उस आधार पर सोचेगा तो
पूंजी ही उनके लिए ब्रह्म है, कारपोरेट्स के लिए मुनाफा ही मूल्य है, कितनी भी अनैतिकता में सना मुनाफा रहे, और जानवराना उपभोग ही मोक्ष है उनके लिए। तो हमें सिखाएंगे क्या? वो तो अपनी विद्या में रहेंगे ना, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि वर्तमान सरकार इतना ज़्यादा उनके ऊपर अवलंबित है? उनसे क्या अपेक्षा कर रही है? वर्तमान सरकार ने दुनिया में अच्छा वातावरण बने, इसके लिए वर्तमान सरकार ने अच्छा रोल प्ले किया है। भारत का आंतरिक अपनी और संरचना को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें सत्ता के द्वारा नहीं, संस्कार के द्वारा, सरकार के आधार पर नहीं, समाज के आधार पर। यानी आप कॉरपोरेट के दबाव जो भारतीय नीतियों पर, योजनाओं पे पड़ रहा है, उसको नकार रहे हैं कि ऐसा कोई दबाव नहीं है? पता नहीं, मैंने सरकार के अंदर तो बहुत जानने की सुविधा मुझे नहीं है, जो बाहर से दिखता है। मुझे इसलिए लगता है कि नीतियों में और प्राथमिकताओं में भारत केंद्रिक और उसमें भी गरीब केंद्रिक बात बननी चाहिए। जैसे मैंने आरओ की बात कही,